स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और आज हम बात करेंगे, मुद्दा हमारा है नेपाल। नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 14 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सब नौजवान लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ कई स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं। और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। और अब उनकी मांग सीधे हो गई है सत्ता परिवर्तन की। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो हटे सत्ता से। इस मांग पर अब प्रदर्शनकारी आ चुके हैं। आज नेपाल की सड़कें, तमाम छोटे बड़े शहरों की सड़कें इन्हीं नौजवानों से पटी हुई हैं। और अचानक कैसे इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया, देखते ही देखते ये इस वक्त नेपाल की सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझना यह है कि इस सबका हम पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। सर बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ मेरे जनरल एसबी अस्थाना जी हैं। सर बहुत स्वागत। अभी कुछ दिनों पहले ये रानीखेत में थे उत्तराखंड में, और कुछ नेपाल के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत भी कर रहे थे, तो उनका इनपुट जानेंगे। और अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत आपका। आपका कोई नेपाली कनेक्शन सर है? अभी बताऊंगा। ठीक हम हंस रहे हैं, लेकिन नेपाल में इस वक्त केपी शर्मा ओली के तख्ता पलट की आहटें सुनाई दे रही हैं। सर दो तीन चीजें पहले शुरुआत में क्लियर कर लेते हैं। इस वक्त जो नेपाल में सरकार चल रही है, ये प्रो इंडिया नहीं है, ये क्लियर है? ये प्रो चाइना है। ये प्रो चाइना है। सो ये जाती है तो जाए, सीधे पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। हाँ वही समझना। मेरा मानना है कि ये जवाब है अमेरिका का एससीओ समिट का। अच्छा। वो जो तस्वीर थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन, जिसको अपने ट्वीट के साथ उन्होंने टैग किया था। चाइना की एक तरह से कठपुतली सरकार है ये। अच्छा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। उसके अलावा यूएस की बहुत सारी संस्थाएं लंबे समय से नेपाल में धर्म परिवर्तन का काम करा रही हैं। पीलीभीत तक आकर सिखों का उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, जिनकी घर वापसी कराई गई है। तो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा। वो क्या कर रहे हैं, बौद्धों को, सिखों को, ऐसे जो गैर हिंदू हैं उनको पहले जो है उनका धर्म छुड़वा रहे हैं, ईसाई बनवा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ईसाई बनवा रहे हैं। पहले अपना धर्म त्यागो और फिर ईसाई बनो। ओके। तो ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी समय से चल रहा है। भारत सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। और ये ठीक है कि ओली और भारत सरकार के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप एक पैटर्न देखिए, अरब स्प्रिंग से शुरू होता है। हर आंदोलन जो तख्ता पलट का होता है, चाहे अरब स्प्रिंग का आप देख लीजिए जो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ 10-11 में, उसके बाद आप अपने हमारे पड़ोस में लीबिया, मेरे ख्याल से इजिप्ट में भी हुआ था। हाँ, इजिप्ट में भी हुआ था। और नहीं, हमारे बगल में श्रीलंका, बांग्लादेश, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2021 में म्यांमार, 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल। एक चीज कॉमन दिखेगी कि आंदोलन का कोई फेस नहीं होता। ठीक है। इतना बड़ा आंदोलन ऐसा नहीं है कि बिना नेता के जो है इतना बड़ा स्वरूप धारण कर ले। श्रीलंका में लोग ऐसे ही निकल आए थे, सड़कों ऐसे पे, निकल आए, राष्ट्रपति के महल में घुस गए। बिल्कुल। और उसके बाद वो कहाँ गए? मतलब श्रीलंका में सब कुछ अच्छा हो गया, रोजगार मिल गया लोगों को, महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि स्वतःस्फूर्त लोगों का गुस्सा फूटा ऐसा नहीं है। लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह से दिखाया जाता है कि ये स्वतः स्फूर्त है। ये जितने आंदोलन, ये नेपाल स्प्रिंग है, इसके पीछे अमेरिका है सीधे। इसके पीछे अमेरिका के अलावा और कोई हो नहीं सकता। उसके अलावा किसका हित सधेगा? नेपाल में अगर अशांति होती है तो भारत को समस्या है। चीन समर्थक सरकार अगर खतरे में आती है तो चीन को समस्या है। तो चीन और भारत दोनों को संदेश है अमेरिका का कि हमारी ताकत को कम मत समझिए। आपको ये बता दूं, ये जो केपी शर्मा ओली अभी जो बने, एक तो 4 बार के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी साल 24 में बने थे ये। और अभी जिस एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी भी गए चीन, तियानजिन में, उसके बाद आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर तो लौटा है, लेकिन वहाँ एक मिलिट्री परेड हुई, 80 सालों की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड बीजिंग में हुई थी। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर उनकी जापान पर जीत के उपलक्ष्य में, और उसमें कोई 2 दर्जन से ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स थे, और उसमें से एक ये थे केपी शर्मा ओली।
ये क्लोजनेस बताता है, ये कि सर ने जो बताया कि ये बिल्कुल प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो अब सर एक कमेंट मेजर जी का, पहले मैं आनंद जी का ले लूं। तो अब आनंद जी, ये जो हुआ आपको भी लगता है इसकी ये सब ऐसे ही नहीं हो गया भाई? वो बेरोजगारी, महंगाई, अभी हमें क्या रीजन बताया जा रहा है कि इस सरकार ने सारा सोशल मीडिया बैन कर दिया था, उसके गुस्से में नौजवान निकल आए, इतना सिंपल है? नहीं, इतना सिंपल तो नहीं है, पर वो होता है ना कि जैसे बोस्टन की टी पार्टी एक कारण बना था विश्व युद्ध छिड़ने का, एक तात्कालिक कारण तो कोई होता है। वो इसी, मैं अभी 13-14 2 दिन के लिए कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है काठमांडू में, इसी सितंबर में हम लोगों को जाना था। परसों रात को आयोजकों का एक मैसेज आया कि सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए गए, तो आप लोग विगबोर या क्या एक है उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक वही चलेगा क्योंकि उसी ने लाइसेंस लिया, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत वीबो चल रहा है, वो जो चाइना का ट्विटर वर्जन जो है, तो वो इसलिए मैंने उसका नाम लिया कि आपने बोल ही दिया कि चाइना का है वो ट्विटर वर्जन। तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोच समझ के, और प्रदीप जी ने तो जोड़ भी दिया एससीओ से उसको, लेकिन इससे क्या होगा, किसको फायदा होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर से तो दिख ही रहा है कि अमेरिका को इसमें लाभ है और अमेरिका संदेश दे रहा है, लेकिन अमेरिका की कंपनियां बैन हुई हैं सारी, चाहे आप एक्स ले लो, चाहे आप यूट्यूब ले लो, चाहे जितने भी प्रकार के हैं सब अमेरिका बेस्ड हैं, उनको नुकसान होना है। लेकिन पैटर्न बैन नहीं हुई है वो चाइनीज कंपनी, जो बैन नहीं हुई है वो चाइनीज कंपनी है। तो ये मजेदार बात जोड़ दूं सर, सॉरी रोक रहा हूं आपको, ये जो बैन हुए एप्स ज्यादातर वो जो भारत में भी चल रहे हैं, यूट्यूब बैन, एक्स बैन, फेसबुक बैन, इंस्टाग्राम बैन, और ये कुल 26 ऐप, और जो सबको ये कहा गया आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, कुछ कुछ हमारी शर्तें मानिए, केवल चाइनीज एप्स ने उनकी शर्तें मानी, और उसमें से एक था टिकटॉक। और ये सारा आंदोलन जो चला है अभी ये टिकटॉक पे ही चला है, उनको टिकटॉक से ही लोग जुड़े आपस में। हाँ, तो लेकिन इतने लोग टिकटॉक से जुड़ जाएंगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एजेंसी काम कर रही होगी, और ओली के कमजोर होने से सरकार कौन सी बनती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि ओली तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम भी हमारे थे, भारत ने तो जबरदस्ती अयोध्या बना लिया, है ना, ये भी उनका एक बहुत फेमस वक्तव्य। लिपु लेख को जिस प्रकार से उन्होंने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और उसका पूरा एम्बलम बदल दिया, नक्शा बदल दिया नेपाल का, तो वो भारत विरोधी तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारत को बड़ा ठहर के इस पर प्रतिक्रिया भी देनी होगी, देखना भी होगा कि क्या उनका जाना इनके हित में है। और दूसरी बात कि ओली जो हैं वो नक्सलाइट हैं, वो सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, माओवादी हैं, लेनिनवादी माओवादी हैं। तो वो प्रभावित भी बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन से होके ही वो कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे। तो उनका जो एक लंबा इतिहास रहा है, वो संघर्ष का इतिहास रहा है, लोगों को डिस्प्लेस करने का। कई साल, 10 साल से ज्यादा तो जेल में रहे, 4 बार तो प्रधानमंत्री भी रहे, बड़े छोटे छोटे अंतराल के, 18 से 21 एक लंबा रहा उनका पीरियड। तो मुझे लगता है कि अभी भारत के लिए क्या स्थिति होंगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये थोड़ा ठहर के इसका आकलन। आप दोनों में से जिन्होंने एक बात कॉमन कही, ये ठीक है कि विचारधारा से ये सरकार भारत विरोधी थी, ये व्यक्ति भी भारत विरोधी है जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को हम इतने सरल तरीके से ना देखें कि ये जा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अब मोटे खास तौर से इस हालत में जब भारत और चीन के संबंध सुधरने की दिशा पे जा रहे हैं, हमारे लिए नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? एक हमारा पड़ोसी है, हमारी उससे बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है, इसकी चीन से बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है। चीन इनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की पिछले बहुत वर्ष अरसे से कोशिश कर रहा है। वहां वो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था जिसको सेकुलर जो बाद में सेकुलर बन गया जब वहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गई। तो इस नाते हमारा और नेपाल का, छोटे भाई बड़े भाई का, रोटी बेटी का साथ बोलते हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं, वो है हर लिहाज से। हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं, रिलीजियस टाइज हैं हमारे उनके साथ, इसीलिए नेपाल में जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत विषय, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, ये नेपाल में पार्टियां गिनी चुनी हैं जो इस वक्त बड़ी हैं, इनके जाने के लिए लोग कह रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारों की मांगे केपी शर्मा ओली जाएं। ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के हैं, ये इनके पास दूसरे सबसे बड़ी संख्या बल है पार्लियामेंट में। सबसे ज्यादा लोग हैं नेपाली कांग्रेस के, जिनके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा। सब सुने सुने नाम लगेंगे आपको भी, शेर बहादुर देउबा। फिर एक तीसरा जो घटक दल है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर,
तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमसी कह लीजिए उसको, ये है पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। ये भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो एक बार बन गए। ये मैंने इसलिए बताया कि ये जाएंगे तो इन्हीं में से तो कोई फिर आएगा ना सर भाई, और कौन आ जाएगा अचानक से? कोई केजरीवाल, कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा वो। लेकिन अभी आपको मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए 2008 में जो राजकीय शासन जब खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई, तब से लेके जब राजा ज्ञानेंद्र हटे, हाँ जब ज्ञानेंद्र हटे 2008 से लेके 2025 है, 17 साल में 11 सरकारें नेपाल में बदली हैं। पिछले 5 साल में ये अभी चौथी सरकार है। तो इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही है, लोग नाराज़ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि चाहे एक इकोनॉमिक पॉलिसी है उनकी, उसमें भी रोज़गार नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, काम नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान हैं, तो ये एक गवर्नेंस प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हैं। उसी के साथ साथ ये जो सोशल मीडिया का, ये भी अभी हमें देखना चाहिए, और उसी बात से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए आजकल एक नई चीज़ निकली है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है कि आप जो टारगेट कंट्री के अंदर अगर आप सोशल अनरेस्ट करा पाएँ तो वो सबसे बढ़िया एक तरीके से मोहरा बना जाता है आज की लड़ाई के दौरान। और ये इंस्ट्रूमेंट जब भी अलग अलग टाइम पर हर एक जगह इस्तेमाल होता है। भारत में भी आपको याद हो, प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, 2 दिन पहले आंदोलन शुरू हुआ, जैसे वो चले गए आंदोलन, दिल्ली का दंगा, तो ये एनआरसी का जो उस वक्त हालात थे, और किसान आंदोलन भी। हाँ बिल्कुल। सो इसलिए क्या है कि जो बाहरी ताकतें, जाहिर है कि इसको अगर आप इसी तरीके से इसका विश्लेषण करें तो ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यही वो गवर्नमेंट है जिसने 2020 में एक नया मैप छापा था और ये बताया कि नहीं जी, ये तो लिपु लेक भी हमारा है, लिम्पू धारा भी हमारा है और काला पानी भी हमारा है, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इसी के ऊपर मैं अभी जब गया था बात करने, तो मैंने ब्रिटिश टाइम का मैप निकाल के दिखाया था, और तब से लेके आज तक लिपु लेक हमेशा हमारे पास रहा है। तो एक हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशन है हमारा उसके ऊपर, तो उसमें कोई शक वाला चक्कर ही नहीं। इन्होंने तो अभी भी ऑब्जेक्ट किया, जब चाइना से लिपु लेक से हमारा ट्रेड शुरू हुआ तब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। बिल्कुल। और उस टाइम में कुछ ऐसा भी माना जा रहा था कि जो उनकी एम्बेसडर थी चीन की नेपाल के अंदर, उसने भी थोड़ा सा इंस्टिगेट किया था इस चीज को, काफी इंस्टिगेट किया था। और उसका कारण क्या है कि अब आप देखिए जो लिपु लेक वाला एरिया है वहां पे, और सिंपल सी चीज है, वो बोलते हैं कि जो काली रिवर है उसकी जो सबसे नज़दीक इनके तरफ जो जाती है, वो हम बोलते हैं कि वो बाउंड्री है, वो बोलते हैं कि जी वो लिपु धार, वो तो कहानी जो ये, लेकिन भारत के पोजीशन में और भारत का हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं है। हमने रोड बना दी, इनको तकलीफ होगी ओली जी को, और उसके बाद उन्होंने मैप निकाल दिया था। तो भारत से संबंध सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि जब अभी कुछ समय पहले एक आंदोलन हुआ था मोनार्की के फेवर, राजशाही को लाने के लिए, तो उस टाइम में केपी शर्मा ओली से जब उसके बाद बिम्स्टेक में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले तो मिले थे, तब उन्होंने बोला था कि नहीं, हम तो डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे। ये हमने कहा, इंडिया ने हमने कहा था। तो भारत का जो कहना है वो एक स्टेबल नेपाल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक नेपाल होना चाहिए। भारत कोई उनके इंटरनल अफेयर्स में घुसना नहीं चाहता। जनरल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मतलब कन्वेंशनल बात क्या लगती है सुनने में, हम हिंदू देश हैं, हिंदू बहुल देश हैं, नेपाल में हिंदू ही हैं ज़्यादातर, तो वहाँ अगर हिंदू किंगडम वो दोबारा बन जाए तो हम ऐसा चाहेंगे। भारत की सरकार हमेशा डेमोक्रेटिक पावर्स के पक्ष में रही नेपाल में, गलत तो नहीं सर? हालांकि लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ राजशाही का जो अभी आंदोलन हुआ, राजशाही को प्रेफर किया हमेशा भारत, हमने किया प्रेफर। हाँ, हमने किया है प्रेफर, क्योंकि एक तो राजशाही गई, हिंदू राष्ट्र गया, सेकुलर हो गया, कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। एक बात, डेमोक्रेसी बहाना थी। डेमोक्रेसी के नाम पर जिन लोगों ने ये सब किया, उनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। राजशाही को हटाना था, इसी जगह पर हिंदू राष्ट्र न रहे ये खत्म करना था, और इसका बीजारोपण हुआ राजीव गांधी के समय। अच्छा, राजीव गांधी सोनिया गांधी के साथ गए थे नेपाल, काठमांडू गए, वहां पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते, रोक दिया। वहां पुजारियों ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन सोनिया जी नहीं आ सकती। उन्होंने नेपाल के राजा से कहा कि आप दबाव डालिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो मुख्य पुजारी हैं वो तो आपके दक्षिण भारत से आते हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है।
ये सब नियम वो लोग तय करते हैं। तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो मान जाए तो ठीक है। पुजारी लोग मानने को तैयार नहीं हुए। सोनिया गांधी विदेशी हैं, इसलिए हम मंदिर में विदेशी नहीं। हैं। ओके। आपको याद होगा उसके बाद नेपाल का ब्लॉकेड हुआ था, बहुत लंबे समय तक, करीब 1.5-2 महीने हाँ। चला था। सारा जो कुछ सामान जाता था सब बंद हो 86 रहा होगा मुझे। नहीं, लेकिन उस ब्लॉकेड का एक और रीजन था। देखिए वो सर, एक सर, मधेशी का नहीं, मधेशी का तो बाद में हुआ। एक जनरल साहब, एक मिनट कहीं की कहानी पूरी कर लूं। तो उसके बाद से जो है भारत और नेपाल के संबंधों में एक नई तलखी आई। मोदी जी के समय भी, दिस इज विच ईयर जो आपने 86 के बताया? आसपास की बात है ये। ये भाई 84 से 89 तक तो प्रधानमंत्री ही रहे हो। 86 की बात है, हाँ, मेरे ख्याल 86 हाँ। या 87 के शुरू की बात है, हाँ। उसी के आसपास की बात है। क्योंकि ब्लॉकेड 86 में ही हुआ था। तो उसके बाद जब ये कम्युनिस्ट आए हैं, राजशाही गई है, तो उसमें बीजेपी की भी भूमिका थी। उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। सोनिया गांधी, राजीव गांधी बिल्कुल आमादा थे कि नहीं, राजीव गांधी तब नहीं थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब की बात कर रहा हूं, कि आमादा थे कि जो है राजशाही जानी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपनी पार्टी के एक सांसद जो नेपाल मामलों में अच्छी समझ रखते थे, आते जाते रहते थे, उनको भेजा, राज्यसभा के सदस्य थे, कि पता करके आओ कि स्थिति क्या है, लोग चाहते क्या है। उन्होंने गलत रिपोर्ट दी कि लोग राजशाही को नहीं चाहते हैं। अगर हमने राजशाही का समर्थन किया तो चीन के साथ चले जाएंगे। बीजेपी ने भी समर्थन कर दिया कि राजशाही जानी चाहिए। और उसके बाद अभी जो आप मधेशी वाली बात कर रहे हैं, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है नया, तब मधेशियों से जो अधिकार छीने गए उसको रेस्टोर कराने के लिए मोदी सरकार के समय फिर ब्लॉकेड हुआ था। तो लोगों के मन में हुआ कि भारत हमारे इंटरनल मामलों में दखल दे रहा है। उससे भी नाराजगी बढ़ी और चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि नेपाल को अपने साथ ले। उनके सीमा पर काफी हिस्से पर जमीन पर कब्जा भी कर लिया है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वो। तो अचानक जो है ये ओली के समय ही शुरू हुआ कि आपने चीन से हथियार खरीदना शुरू कर दिया, तो हथियार किसके खिलाफ चलाएंगे आप? ठीक बात है। तो वहां से भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ी। और यही साथ साथ उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी वही मैं बता ज्वाइन कर लिया। इन्होंने 2016 में चाइना के साथ एक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पैक्ट किया। बिल्कुल। फिर 2017 में इन्होंने केपी शर्मा ओली ने उसको नेपाल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ दिया। और इस साल इन्होंने वो एमओयू जो है उसको रिफ्रेश किया है और $41 मिलियन चाइना ने इनको दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो केपी शर्मा ओली हैं, ये तो हर हालत में ही चाइना के खेमे में रहे हैं। और अगर आपको याद हो, बीच में इनकी एक बार सरकार बिगड़ने लगी थी, तो जो चीन का राजदूत था, लेडी थी, वो चीन की राजदूत थी, उसकी बड़ी फोटो दिखाई जाती थी केपी शर्मा ओली के साथ में, क्योंकि वो बैठ के एक नए दूसरे बाहर के देश का राजदूत और तीनों पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन इनके सामने आई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको जो नेपाल की जो ओरिएंटेशन देखें, नेपाल के इलाके में भी चीन ने कब्जा किया। एक हमला प्रोविंस है और उसके अंदर कई सारी जगह हैं जहाँ पे चीन ने अपने गांव बना दिए। केपी शर्मा ओली के टाइम में ही बनाए, ये कुछ नहीं बोले। तो ये जो एक मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र सब कुछ है, हमारा इतना निकट संबंधी, हमारी फौज में नेपाल के नागरिक काम करते हैं, इससे बड़ी और क्या बात, उनका रेजिमेंट से बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे संबंधों को बताने की। फिर भी हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं, वो भूटान पे ज्यादा चलता है। भूटान की टेरिटरी लेने के लिए चीन आया तो हम वहां चले गए थे ना, डोकलाम, हमने वहां फौज लगा दी थी ना अपनी। बिल्कुल। ये नेपाल पूरी और भी ये पूरी तरह हमारे सुरक्षा के लिए खतरा था। ये हमारे ज्योग्राफिकल नहीं सर, मेरा सवाल ये है, भूटान की तरह नेपाल पूरी तरह हमारे इन्फ्लुएंस में क्यों नहीं है? ये सवाल है मेरा। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि भूटान में अगर आप देखें, उनकी आर्मी को सपोर्ट करना, उनकी आर्मी को सप्लाई देना, उनकी आर्मी की ट्रेनिंग कराना, सब कुछ भारत करता है। वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इमट्राट का एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है हमारा भूटान के अंदर।
तो और भूटान का क्या है कि भूटान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से की है कि भाई मेरे विदेश मान लो काफी समय तक तो ये आउटसोर्स था कर कि रखा है इंडिया आउटसोर्स किया हुआ है इंडिया को। और डिफेंस कारण क्या था उनका, ये कहना था कि भाई मैं बहुत छोटा कंट्री हूं, चीन और भारत दोनों बड़े बड़े देश हैं, तो मैं किसी भी P5 मेंबर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखूंगा। नेपाल की सोच क्या है इसमें? अच्छा, नेपाल की सोच है कि नहीं, मैं डायरेक्ट रिलेशन रखूंगा, वो यूएन में भी है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अलग तरीके से निपटाते हैं। जबकि दूसरे केस में क्या है, ट्राई जंक्शन इन्वॉल्व है हमारा और फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो भारत के थ्रू ही जाती है। जो भी एम्बेसडर भारत में होता है वही भूटान का एम्बेसडर भी माना जाता है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नेपाल जो है वो थोड़ा सा, अच्छा दूसरा, नेपाल में डेमोक्रेसी पहले आई, भूटान से पहले आई थी नेपाल में डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आने के बाद में फिर ये एक अब सर ये अब इसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट है या नहीं है, ये तो जब हाइंडसाइट पे हम बात कर पाएंगे, कुछ वक्त के बाद तो ज्यादा क्लियर होगा। मगर अभी जो नेचर दिखाई दे रहा है इन प्रोटेस्ट का, भाई इतना तो हो ही गया ना, उग्र मामला की लड़कों की जान जा रही है वहां, 14 लोग चले मारे जा चुके हैं। आर्मी आ गई, आर्मी फायरिंग कर रही है, सब कर रहा है। इसका क्या आपको यहां से इसकी परिणति दिखाई क्या दे रही है? एंड गेम क्या दिख रहा है इसका? एंड गेम तो मुझे तख्ता पलट ही दिख रहा है। जो पैटर्न अन्य देशों में रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट का, सोशल मीडिया बेस्ड प्रोटेस्ट जो होते हैं, उसका एंड गेम यही होता है कि जो शीर्ष पर है उसको बदल दो। और अभी जो ये डिमांड भी यही है कि ओली को बदल दो। क्यों? दो चीज कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया तो एक छोटा सा बहाना है, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां इतना प्रमुख है और बहुत समय से चल रहा है वहां, और उसको बस जैसा मैंने कहा ना कि एक आग की जरूरत थी, चिंगारी वो चिंगारी लगी और आग भड़क गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नेपाल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि ओली बहुत ही थिन मेजॉरिटी पर हैं और जिस प्रकार और भारत के हक में यही होगा कि गिरिजा प्रसाद कोइराला की जो पार्टी नेपाली कांग्रेस है, वो लोग थोड़ा भारत फ्रेंडली होते हैं। नेपाली कांग्रेस के? हाँ, नेपाली कांग्रेस के आप लोग, जो आपका जो प्रश्न था ना, भूटान और लंबे समय तक बनारस में रहे, यही भारत में रहते थे लोग, ये भी ओली साहब भी जब भागे थे और इनके जो मेंटोर थे वो कानपुर में ही तो रुके थे सर। कोई चंद्रा जो इनके मेंटोर थे वो कानपुर में थे जब ये अरेस्ट हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भूटान और नेपाल में थोड़ा सा अंतर ये है कि नेपाल को लेके हमारी सरकार अपने अपने समय पर व्यक्तिगत हिस्सों, जिसकी ओर प्रदीप जी ने इशारा किया, व्यक्तिगत फाइफडम समझते रहे नेपाल को, कि नेपाल को जैसे हम चाहेंगे वैसे कर देंगे। ऐसा नहीं होता। नेपाल को आपको अब अगर मंदिर में नहीं जाने दिया गया और आपने उसके खिलाफ ब्लॉकेड कर दिया तो कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एक हिंदू राष्ट्र भी बहुत लोगों के दिमाग में चुभता है, बहुत ज्यादा, कि विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र है। जो हिंदुओं की राजनीति भारत में चलती है उसके लिए भी एक मॉडल था कि एक हिंदू राष्ट्र है हमारे पास। आज तो वो मॉडल ही खत्म हो गया ना सर। अब तो कहने को भी पूरी दुनिया में कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। राजा कोई ताकत रखता है अभी वहां का? राजा ताकत तो रखे न रखे, लेकिन रेस्पेक्ट कमांड करता है वो। अच्छा, ताकत का तो मुझे सपोर्ट, हाँ, राजा में लोगों की आस्था अभी है, क्योंकि राजशाही को लोग अब याद करने लगे। देखिए, राजशाही चरणों में खत्म हुई है। बिल्कुल, ये एक वक्त था राजा ही सब कुछ था, मतलब सेना भी राजा की, सरकार भी और सेना भी राजा की। फिर एक वक्त ये आया कि सेना टिटुलर हेड बन गया, सरकार पार्लियामेंट जो है वो सरकार चुनेगी, उसके पास और कोई पावर्स नहीं रहेगी। फिर वो सेरेमोनियल पोस्ट भी हट गई राजा की, अब पूरी तरीके से वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है उसको बना दिया गया। लेकिन ये जो अभी के राजा हैं, राजा ज्ञानेंद्र शाह, अभी इसी साल तो प्रोटेस्ट हुए थे ना सर नेपाल में, इनको बस सत्ता में वापस लाने के लिए। वो एक पार्टी है जो इनके समर्थन में खड़ी हुई है पीछे। अच्छा, ये कहीं चले गए थे एग्जाइल में, अपने ये सेल्फ इम्पोज्ड, लौट कर आए, फिर वो सभाएं भी करने लगे हैं। लेकिन उस व्यक्ति पे एक शक का दाग लगा हुआ है कि वो जो राज परिवार की हत्या हुई थी, एक रात में सब मारे गए। इनके भाई राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब मारे गए, सिर्फ ये बचे। तो ये उनका बेटा और इनका बेटा भी बच गया था, और वो उसका ब्लेम गया था उस वक्त के राजा वीरेंद्र के बेटे पर कि वो बेटे ने गोली से अपने पूरे खानदान को मार दिया था। एनीवे, लेकिन इनके ऊपर शक वक्त पे किया जाता है। इनके बारे में क्या आपको लगता है सर? ही इज प्रो इंडिया एंड एनी चांस दैट ही कैन कम अगेन टू पावर? ये कहना तो मुश्किल है कि पावर में आ पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है लोगों पर।
असल में क्या है कि जब से राजशाही गई तो एक चीज़ और हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी परमानेंट हो गई नेपाल में। तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों के मन में है कि अगर राजशाही लौट आए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौट आएगी, तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा। आपको लगता है कि लोग राजशाही चाहते हैं अब? मतलब अगर आज कोई रेफरेंडम जैसी चीज़ हो तो बहुमत ऐसे लोगों का होगा जो चाहते होंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये इतने साल जो देखा है उससे ऊब चुके हैं लोग। इनसे अच्छा तो राजा ही था। हाँ, इनसे अच्छा तो राजा ही था। और एक जो अनंत जी ने कही कि सम्मान तो है ही राजा के प्रति, राज परिवार के प्रति, लोगों के मन में, आम लोगों के प्रति सम्मान है। वो नारा भी लगा था, हमारा राजा, उस समय जब वो आए थे, और जिस तरह के से लोग सड़कों पर उतरे थे, तो उससे ये लगता है। लेकिन नेपाल में क्या होगा ये नेपाल के लोग ही नहीं तय करेंगे, दुनिया की और ताकतों का इंटरेस्ट है वहाँ पर। भारत का तो पड़ोसी है तो होना स्वाभाविक है, चीन का भी है, अमेरिका का भी है, दूसरे पश्चिमी देशों का भी है। तो इसलिए ये मामला इतना सरल नहीं है कि राजा आ जाएंगे, सत्ता मिल जाएगी और सब बदल जाएगा। हमारी भी कोई डीप स्टेट काम करती है नेपाल में कि नहीं सर? वो डीप स्टेट ऐसी थी जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग थे, वो दरअसल नेपाल के विरोध में थे, बल्कि भारत की जो नेपाल पॉलिसी थी उसके विरोध में थे। उन लोगों ने ज्यादा काम बिगाड़ा। वो सब मतलब माइंडसेट जो है वो लेफ्टिस्ट था। मैंने तो सुना है सर योगी जी की भी खूब चलती है नेपाल में। हाँ भाई, ऐसा अरे मतलब मूल रूप से तो माना जाता है कि जो है गोरखपीठ नाथ संप्रदाय वहीं से शुरू हुआ है। वहाँ आपको याद होगा राजा जब आए थे तो कुछ तस्वीरें जो है योगी जी की भी थी, तो वहाँ तो बहुत सम्मान है उनका। और नेपाल से गोरखपीठ में गोरखपुर में आते भी बॉर्डर भी लगता है। और ये राजा ज्ञानेंद्र जितना टाइम सत्ता में रहे, कम टाइम रहे तो इनका ठीक था इनका रुख भारत के प्रति। वहाँ जो करप्शन की बात हो रही है ना, कोई भी सत्ता में हो, पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा? चीन ज़्यादा देगा, भारत ज़्यादा देगा। एक डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है। तो आपको दो काम करने पड़ते हैं, पैसा भी देना पड़ता है, डरा के भी रखना पड़ता है। तो अगर दोनों एक साथ कर पाए तब तो आपकी चल पाएगी, नहीं तो फिर मुश्किल होता है। ये भारत इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बोलिए। देखिए, ज्ञानेंद्र के टाइम में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, और उस टाइम में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानेंद्र बहुत पॉपुलर राजा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके पहले जो राजशाही थी वो काफ़ी पॉपुलर थी। हाँ, राजा वीरेंद्र। बट ज्ञानेंद्र का वो स्टेटस नहीं है जो पहले वालों का था, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ये छोटे देश हैं जो भी हमारे नेबर्स हैं जी, उनमें सब में ये सारे के सारे सोवराइन स्टेट हैं, और इन सब के दिमाग में एक चीज़ आती है कि भारत जो है वो बड़े भाई वाला या दादागिरी वाला रोल ना पैदा करे। और जब भी कोई लीडर है, जैसे अभी ओपी ओली हैं, जब क्यों इन्होंने मैप निकाला था उस समय, इनको ये लग रहा था कि भाई मेरा एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत खराब है, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नेशनलिज्म का एक कार्ड प्ले किया जाए। और उस नेशनलिज्म में क्या है कि नहीं, मैं भारत को स्टैंड कर रहा हूं, तो उसमें शायद मेरी कुछ पॉपुलैरिटी हो जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी उन्होंने ये जो कुछ स्टेप्स एंटी इंडिया लिए थे, उसका एक कारण ये भी माना जाता है। जैसे आपने इंडिया आउट देखा मालदीव्स में हुआ, और उसके बाद में फिर अब टर्न अराउंड हो गया, क्योंकि एक रियलिटी सामने आ गई कि भैया ज्योग्राफी में तो इन्हीं के साथ है, और हर चीज़ अभी नेपाल भी को भी ये पता तो है कि भाई डिपेंडेंसी तो भारत के ऊपर इतनी ज़्यादा है, ये कुछ कहने की हद नहीं। अगर आप अपनी बिजली भी बेचना चाहें वो बांग्लादेश में, तो भारत के थ्रू ही जाएगी और कहीं से नहीं जा सकती। तो भारत के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी है। लेकिन ये है कि ये सब ये चाहते हैं कि भाई एज अ सोवराइन कंट्री मैं दोनों से, चीन से और भारत से, दोनों से जितना फायदा कर सकूं क्यों ना करूं। ठीक है, ये एक पॉलिसी है जो सब सर आसपास आप तीनों से मेरा एक सवाल है, एक कॉमन सवाल है, वो ये कि मान लीजिए ये तख्ता पलट होता है तो हम क्या इच्छा रखें भारतीय होने के नाते, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता या राजा वो सत्ता में आए तो हमारे लिए बेहतर है? देखिए, एक थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो दोनों ने बोला, हमारे सीनियर्स ने। वहाँ जो है ना, चाइना का और अमेरिका का इंटरेस्ट है
भारत वहां स्टेक होल्डर है। ये बहुत बुनियादी अंतर है। अंतर सही है। आप भारत के राजदूत का अगर कैंपस देख लें काठमांडू में, उससे ही स्वतः अंदाज लग जाता है कि राजदूतावास इतना बड़ा और अंदर ही पेट्रोल पंप से लेके सब कुछ है जी, बहुत भव्य। और वहां के काठमांडू में ये लोग ये देखते हैं कि भारत के राजदूत का रुख किसी भी मसले पे क्या है, ये प्रतीक्षा की जाती है वहां पॉलिटिकल सर्किल में। चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन लोग उसको इन्वेस्टर की तरह देखते हैं, हमको वो साझीदार के तौर पर देखते हैं। ठीक है। ये वहां की जनता के मन में है। तख्ता पलट का जहां तक सवाल है, तख्ता पलट अगर होता है, जो कि अब अवश्यंभावी लग रहा है, तो मुझे लगता है कि नेपाली कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो उसका रुख भारत के प्रति थोड़ा नरम होगा। वो सेंट्रिस्ट पार्टी है, मतलब वो, हाँ, मोर और लेस सेंट्रिस्ट ही कह सकते हैं उसको। वो मतलब एक तरह से इंडियन कल्चर में हाँ, के ज्यादा करीब है, इंडियन कल्चर के ज्यादा करीब है। और भारत में लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ से नकली करेंसी छापते थे वो लोग जब आंदोलन चलाते थे। और एक चीज और, नेपाल में जो मैं गया तो वहां देखा कि जो थोड़े से भारत के लोगों का बढ़ता हुआ दबदबा वहां था ना, उसको लेकर एक हल्का सा रिसेंटमेंट है वहां। एक कपड़े की दुकान पर हम लोग गए तो कपड़ा खरीदा। एक जमाने में आपको याद होगा वहां का स्ट्रेचलोन पैंट बहुत आते थे, और वो मोटे मोटे चप्पल जो जब इंपोर्ट पर टैरिफ वैरिफ वाला ज्यादा था, तो उन लोगों ने कहा कि आप भारत से आए हो? हमने कहा जी। बोले आप लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया हमें। अच्छा। हमने कहा कैसे? बोले 1 मीटर कपड़ा को चारों साइड से नाप के 4 मीटर का क्या आपने हमें बेचा है। तो ये एक मेंटालिटी शो करती है वहां। और एक डिवीजन भी है, वो डिवीजन है, वो इस तरह के भी उस तरह का डिवीजन कि हिल एरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा एंटी इंडिया है, तो जो मैदानी इलाका है वो प्रो इंडिया है। आप मधेसी वाला मधेसी जो ज्यादा है। बिहार से लगे हुए जो एरिया हैं वहां भारत को लेके बड़ा एक अच्छा सर फाइनल कमेंट रहता, आपने कहा नेपाली कांग्रेस आ जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सर आपके हिसाब से अभी की स्थिति में तो यही है। राजा अभी फिलहाल नहीं। राजा एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी उतनी बड़ी मूवमेंट बना ही नहीं पाए। मूवमेंट बनी नहीं, वो माहौल नहीं बना है अभी। ठीक है। उसके लिए जो मतलब वो इतना लेकिन आसान आपके भी हिसाब नहीं है। वो अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है शायद, मतलब उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा होगा, कि मतलब ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है अगर खत्म हो जाए, नेपाल से हमारे संबंध बेहतर हो जाए, नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये भारत बिल्कुल हर हालत में चाहेगा। और अगर कम्युनिस्टों का राज रहेगा तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन कम्युनिस्ट भी तो अब कह रहे हैं कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट हूं मैं। सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ओली की सरकार तो भारत के पक्ष में कभी नहीं रहेगी, चाहे वो इसको सरवाइव कर पाए, चाहे वो तख्ता पलट हो, दोनों हालत में। तो इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बने जो लंबा चले, वो भारत के लिए हक में है। खैर अभी बड़ी एक वॉलेटाइल और डेवलपिंग सिचुएशन है नेपाल के अंदर, और भारत सरकार बड़ा क्लोज वॉच इस पर रख रही होगी। तो अभी इस पर एक फाइनल वर्ड आना तो बाकी है कि नेपाल में भी क्या होगा, लेकिन हम भारतीयों के नाते नेपाल के साथ हमारे ब्रदरली रिलेशन हैं, हम सबकी शुभेच्छाएं हैं नेपाल के साथ और नेपाल के सभी नागरिकों और के साथ। स्थायित्व तो जितना होगा भारत के लिए उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी, जनरल साहब आपका, आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।